नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी जानते हैं कि भारत और कनाडा के संबंधों में इस टाइम दरार आई हुई है और ये दरार है कि भरने का नाम ही नहीं ले रही है। इसी बीच आप देखोगे कि भारत ने और कनाडा ने दोनों ने ही अपने अपने छह छह राजनयिकों को वापस बुला लिया है। भारत ने यहाँ के छह राजनयिकों को, जो कनाडा के छह राजनयिक थे, उनको वापस भेज दिया है और कनाडा ने भी सेम यही स्टेप उठाया है। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ पे आई, क्यों ये स्टेप उठाना पड़ा? तो भारत का कहना है कि अब मुझे जो हमारे उच्चायुक्त हैं वो कनाडा में सेफ नहीं है, ऐसा मैं फील कर पा रहा हूँ। इसीलिए भारत को ये स्टेप उठाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। कनाडा निज्जर, आप सभी जानते हैं कि निज्जर की हत्या के बाद से ही यहाँ पर एलिगेशंस लगा रहा है कि कनाडा की भूमि पर भारत ने अत्याचार किया है और भारत ने उनको मरवाया है। ठीक है, अभी दोबारा से न्यूज में ये सुनने को मिला है कि कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो कह रहे हैं कि भारत यहाँ पर आतंकवादियों के साथ मिल करके, यानी कि भारत जो लॉरेंस बिश्नोई है, यहाँ पर उनका नाम लिया गया और कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई और जो गोल्डी बरार है इनके साथ मिल करके उन्होंने यहाँ पर निज्जर खालिद की जो हत्या है वो करवाई है और इसमें भारत का पूरा पूरा हाथ है। और ये भी कहा गया था कि कनाडा इसके लिए सबूत पेश करेगा, जबकि अभी तक वो सबूत भी पेश नहीं करवा पाया है। ठीक है, तो इसी बीच ये फैसला भारत सरकार के द्वारा यहाँ से लिया गया है। राजनयिकों को वापस बुलाने का मतलब ये होता है कि उस देश के सारे साथ जो हमारे संबंध है, राजनयिक संबंध है, वो समाप्त होने जा रहे हैं। और किसी देश के साथ राजनयिक संबंध समाप्त होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राजनयिक संबंधों की बात की जाए तो भारत ने जिस साल आजाद हुआ था उसी साल, यानी कि 1947 में ही उसने कनाडा के साथ अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। उसके बाद से एक बार परमाणु परीक्षण को लेकर के जब दरार पड़ी, तब से ये दरार आपकी बढ़ती ही जा रही है। तो इसी को आज हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम यहाँ समझेंगे कि क्या व्यापार, क्या समझौते हुए हैं कनाडा के साथ जिन पर इफेक्ट अब पड़ने वाला है। तो मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और अपनी क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा कि ये जो स्थिति बनी हुई है दोनों देशों के बीच में, इसके पीछे का मेन कारण क्या है, मेन मुद्दा आखिर क्या है। यहाँ पर खुद जो कनाडा है वो आतंकवादियों को पनाह देता है, यहां से आतंकवादी भाग करके खालिस्तान, जो आप देखो खालिस्तान का जो गुट बना हुआ है वो वहां पर जाकर के निवास कर रहे हैं, जिसको कनाडा की सरकार समर्थन दे रही है और वो लोग कनाडा की सरकार को समर्थन दे रहे हैं। और उनका कहना है कि हम खुद आतंकवादियों से मिले हुए, जबकि वो खुद आतंकवाद को वहां पर पनाह दे रहे हैं। बात करें लॉरेंस बिश्नोई की, बात करें यदि हम गोल्डी बरार की, तो वो यहां से भाग करके कनाडा गए थे जहां पर आपने उन्हें शरण प्रदान करी है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि इंडिया इनके साथ मिल करके निज्जर की हत्या करवा रहा है? चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो भारत ने कनाडा के राजदूत समेत छह राजनयिकों को दिखाया बाहर का रास्ता। इस दिन तक उनको छोड़ना होगा देश। अपने उच्चायुक्त को भी इन्होंने वापस बुला लिया है। जो उच्चायुक्त है, जो राजदूत है, इनको वहां से वापस बुला लिया गया है। और सेम ऐसा ही किसने किया है? कनाडा ने किया है। खैर आगे आ जाते हैं। भारत और कनाडा के रिश्ते एक बार फिर से हमें बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत ने सोमवार को कनाडाई राजदूत को तलब किया। इसके बाद भारत ने कनाडा से जो अपने उच्चायुक्त थे, भारत के उच्चायुक्त थे, उनको भी वापस बुलाने का फैसला लिया है। कनाडा ने हाल ही में निज्जर हत्याकांड में भारत के उच्चायुक्त को सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की कथित हत्या की जांच से जोड़ा था। उन्होंने बोला था कि ये जो उच्चायुक्त है उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार के साथ मिलकर के आतंकी संगठनों के जो मुखिया उनका सहारा लेकर के इनकी हत्या करवाई है। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के बयान को बेतुका करार दिया है। भारत ने बोला कि कनाडा जो भी कह रहा है ये पूरी तरीके से झूठ है। बात करें कनाडा की, तो यहाँ पर देखिए लगभग 7,70,000 सिख रहते हैं। एक छोटा, यदि मैं कहूँ, पंजाब कनाडा में निवास करता है। ठीक है, खालिस्तान समर्थक तत्वों को जगह दे रहा है जो अपनी धरती से बेखौफ होकर के काम कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं भाई। निज्जर केस को लेकर के पहले भी रिश्ते बिगड़ चुके हैं, पहले भी उच्चायुक्तों को, राजनयिकों को बुलाया गया है। तो यहाँ पर चीजें ठीक करने की बजाय और भी ज्यादा अब बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। और कहा जा रहा है कि वहां से उच्चायुक्तों को बुलाना मतलब जो हमारे दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं उनको खत्म करना माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें। उग्रवाद और हिंसा के माहौल में ट्रूडो सरकार के कार्यों ने भारतीय उच्चायुक्त की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। हमें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की वर्तमान कनाडा सरकार की प्रतिबद्धता पर कोई भरोसा नहीं है, ऐसा विदेश मंत्रालय ने अपने ट्वीट में कहा था। आगे आ जाते हैं। हमें कनाडा पर भरोसा नहीं है क्योंकि वहां पर उन्होंने उग्रवाद, हिंसा का माहौल क्रिएट किया है। किसके साथ मिलकर के? खालिस्तानियों के साथ मिलकर के। आप सभी को पता होना चाहिए, जब कनाडा में चुनाव होते हैं जो खालिस्तानी ग्रुप है वो सपोर्ट करते हैं, वो फंडिंग भी करते हैं और वो उनका प्रचार और प्रसार भी करते हैं नेताओं का। इसीलिए वो वहां के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
हमें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इनको वापस बुलाना पड़ रहा है और साथ ही साथ हम अन्य राजनयिकों को भी वहां से वापस बुलाएंगे। भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निकाल दिया है। इसी बीच 6 राजनयिक कौन कौन से थे, तो यहाँ पर थे उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉस व्हीलर, उप उच्चायुक्त पैट्रिक हेबर्ट, प्रथम सचिव मैरी कैथरीन जोली, इयान रॉस, डेविड ट्राइटस, एडम जेम्स चुकपाका और पाउला ओरजुएला ये शामिल हैं जिनको यहाँ से बाहर किया गया है। इन कनाडाई राजनयिकों को लास्ट अल्टीमेटम दिया गया है 19 अक्टूबर 2024 में कि आप 11:59 पर इंडिया छोड़ देंगे और यहाँ से चले जाएंगे। इधर कनाडा ने भी भारत के 6 जो अधिकारी हैं उनको छोड़ने का आदेश दे दिया कि आप हमारा देश छोड़ करके चले जाओ। इसमें हमारे भारत के उच्च आयुक्त संजय कुमार वर्मा है। टोरंटो में अन्य शीर्ष राजनयिक अधिकारी हैं जिनको देश छोड़ने के लिए कहा गया है। कई आतंकियों ने कनाडा में शरण ली है और इसी की मैं बात कर रही हूँ कि एक तरफ कनाडा कह रहा है कि हम लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और वो खुद क्या करता है, आतंकवाद को अपने यहाँ पर पनाह देता है। यहाँ से जो भी लोग भाग करके गए हैं आतंकवादी खालिस्तानी समर्थक, वो कनाडा में ही निवास कर रहे हैं वर्तमान में। 1980 के दशक में पंजाब में कई आतंकवादी भारत में एक्शन के बाद कनाडा में शरण लेने के लिए भाग गए थे। खालिस्तानी समूह बब्बर खालसा के सदस्य है तलविंदर सिंह परमार। ये 1981 में पंजाब में 2 पुलिस कर्मियों की हत्या के बाद कहां भाग गए थे, कनाडा भाग गए थे। भारत ने परमार के प्रत्यर्पण का अनुरोध भी किया था कि आप परमार को हमारे सामने लेकर के आइए, वो भारत का विरोधी है, ठीक है, भारत का वो मुजरिम है। लेकिन पियरे ट्रूडो प्रशासन ने इस अनुरोध को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। पियरे ट्रूडो कौन है, जस्टिन ट्रूडो के फादर हैं, ठीक है। यहाँ तक कि भारतीय खुफिया एजेंसियों की चेतावनी को भी उन्होंने नहीं माना था। आगे बात करते हैं भारत कनाडा संबंध बिगड़ने कहां से शुरू हुए, क्या क्या चीजें हैं इसको देख लेते हैं। देखिए 18 सितंबर 2023 की बात करते हैं तो भारत ने भी कनाडा के एक सीनियर डिप्लोमेट को यहाँ से निकाल दिया था, ठीक है। 20 सितंबर में भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी। इसके बाद से एक्शन जो हुआ कि अब हम क्या है, वीजा नहीं देंगे। विदेश मंत्रालय ने बोला कि हमारे डिप्लोमेटिक यूनिट को धमकियां मिल रही थी यहाँ पर, ठीक है। और साथ ही साथ कनाडा ने क्या किया है, जितने भी विदेशी हैं उनके लिए पहले जॉब जो परसेंटेज था 20% था कि वो लोग ज्वाइन कर सकते थे, अब उसको कम करके 10% कर दिया और ये बोला है कि आप जो भी कंपनी विदेशों को हायर करोगे, जितने भी विदेशी हैं, तो उसमें पहले आपको सरकार को ये बताना पड़ेगा कि आपने उस पोस्ट के लिए पहले जितने भी कनाडाई लोग हैं उनसे कांटेक्ट किया। जब वो इस पोस्ट पर सही नहीं बैठे हैं तब आपने भारतीयों को पोस्ट दी है, तब आपने विदेशियों को पोस्ट दी है। तो उनको आप सभी जानते हो कि कनाडा में ज्यादातर विदेशी कौन है, भारतीय। तो यहाँ पर सीधा सीधा टैकल किसको किया जा रहा था, भारत को किया जा रहा था कि वहां पर हम उनको रोजगार नहीं देंगे और वो यहाँ से अपना देश छोड़ करके जाए। छात्रों के लिए भी सेम यही बात कही जा रही थी। उनका कहना था कि हम जो कनाडाई लोग हैं उनका समर्थन करेंगे, उनको ही जॉब देंगे। तो ये एक स्टेप बहुत ही गलत, जो एक तरीके से मैं कहूंगी, वो कनाडा के द्वारा लिया गया था, ठीक है। आगे आ जाते हैं। भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सस्पेंड सेवाएं की और विदेश मंत्रालय बोला कि हमारे डिप्लोमेटिक यूनिट को धमकियां मिल रही हैं। कनाडा ने भारत के एक चिट्ठी भेजी थी। इस चिट्ठी में हाई कमिश्नर संजय वर्मा और अन्य डिप्लोमेटिक को एक मामले में संदिग्ध बताया था और ये बात है आपकी 23 सितंबर 2023 की। उन्होंने बोला कि भारत के आपके जो उच्चायुक्त हैं वो हमारे यहाँ पर संदिग्ध हैं। 14 अक्टूबर 2024 की बात करें तो कनाडा पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर निजर की हत्या का आरोप लगाया और कनाडा ने भारत के एक सीनियर डिप्लोमेट को निकाल दिया। इसके बाद 19 सितंबर आता है 2023, यहाँ पर ये देख लीजिए क्या बात हुई। भारत ने कनाडा में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करी और भारत विरोधी एक्टिविटीज को देखते हुए सतर्क रहने को कहा कि भाई जो भारत विरोधी एक्टिविटीज कनाडा में हो रही हैं उससे आप सभी लोग बच करके रहिए। पीएम ट्रूडो बोले कि कुछ हफ्ते पहले भारत से सबूत शेयर किए गए हैं बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। भारत ने हाई कमिश्नर और अन्य डिप्लोमेटिक को वापस बुलाने का फैसला इसके बाद कर लिया है 13 अक्टूबर को, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। राजनीतिक संबंध देखें तो जैसे ही हम आजाद हुए 1947 को हमने इनके साथ राजनयिक संबंध बनाए। जो राजनयिक संबंध है वो हमने इनके साथ स्थापित किए। भारत और कनाडा के बीच लोकतंत्र, मानवाधिकार और विधि का शासन तथा बहुलवाद जैसे साझा सिद्धांतों पर आधारित दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंध बने हुए हैं। आगे बात कर लेते हैं इसमें और क्या क्या है। भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार, यदि मैं आर्थिक साझेदारी की बात करूं, आर्थिक जो हमारे व्यापार है इनकी बात करूं तो 2023 तक प्रतिवर्ष $6 बिलियन का था, जिसमें कनाडा में भारतीय निवेशकों का जो मूल्य था वो $4 बिलियन से अधिक था। तो हमारे साथ जो इनके आर्थिक संबंध थे वो भी नो डाउट अच्छे थे और बढ़ रहे थे।
इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार अप्रैल 2000 से मार्च 2023 तक लगभग $3,306 मिलियन के कुल निवेश के साथ कनाडा भारत में 18वें सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बन चुका था। तो हमारे जो आर्थिक संबंध है ये बताते हैं कि किस तरीके से जो अभी स्थिति बनी हुई है, तो बहुत सारी चीजों में यहाँ पर समझौता करना पड़ेगा भारत को, कनाडा को, और बहुत सारी चीजें इससे अफेक्ट होने वाली हैं। आगे आते हैं। 600 से अधिक जो कनाडाई कंपनियां हैं वो भारत में अपनी उपस्थिति रखती हैं, और इसके साथ ही 1000 से अधिक जो कनाडाई कंपनियां हैं वो भारतीय बाजार में सक्रिय रूप से कारोबार कर रही हैं। दोनों देश एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता, कौन सा है आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट यानी कि CEPA के लिए तकनीकी वार्ता में संलग्न है। साथ ही साथ जिनमें वस्तु एवं सेवाओं का व्यापार, निवेश और व्यापार सुविधा जैसे विषय शामिल है, और इन पे हम वर्क कर रहे हैं। हमारी क्या है, साझेदारी है, दोनों देशों की आपस में कार्य कर रहे हैं। प्रवासी संबंधों की यदि बात की जाए कनाडा से, तो कनाडा विश्व में सबसे बड़ी भारतीय प्रवासी आबादी में से एक की मेजबानी करता है। यहाँ भारतीय मूल के 16 लाख से अधिक लोग निवास करते हैं, जो कि कनाडा की कुल आबादी का 3% है। यहाँ पर भारतीय रह रहे हैं, ठीक है। और इनमें से आप देखोगे तो 7 लाख गैर निवासी भारतीय यानी कि NRIs यहाँ पर निवास करते हैं। शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में यदि हम एक दूसरे के संबंधों की बात करें, तो कनाडा के अध्ययनरत भारतीय छात्र कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की कुल आबादी का 40% है। यानी कि जितने वहां पर पढ़ रहे हैं सभी देशों को मिलाकर के उसमें से 40% सिर्फ और सिर्फ इंडिया से है, ठीक। कनाडा का बौद्धिक संपदा कार्यालय, भारत का औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग बौद्धिक संपदा अधिकार क्षेत्र के सहयोग को सशक्त करने पर सहमति उसने जताई थी, और ये कार्य भी कर रहा है। शिक्षा की यदि बात की जाए तो अब आ जाते हैं सुरक्षा और रक्षा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सुरक्षा और रक्षा के बीच में जहां पर अभी दोनों ही देशों को एक दूसरे से खतरा महसूस हो रहा है, चाहे वो कनाडा हो जो कह रहा है भारत उसके लिए खतरा है, वहीं भारत कह रहा है कनाडा हमारे लिए खतरा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कैसे हमारे संबंध रहे हैं रक्षा और सुरक्षा को लेकर के। देखिए, भारत और कनाडा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रमंडल और G20 के माध्यम से एक दूसरे के घनिष्ठ सहयोगी रहे हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने कनाडा के यार्क विश्वविद्यालय के सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया था, जो आपके 2012 में हस्ताक्षरित हुआ था, जिसमें जैविक और रासायनिक युद्ध तथा सेंसर पर केंद्रित था कि ये सारी चीजें जो है उपलब्ध करवाई जाएंगी। DRDO और कनाडा की रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद के बीच सहयोग पर आश्रय पत्र 2015 में हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये हमारी संधियां थी जो हमने रक्षा के लिए एक दूसरे से करी थी, एक दूसरे को सहयोग देने के लिए करी थी। फिर बात कर लेते हैं 2018 में, जहां पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा एवं खुफिया सलाहकार थे, उनके द्वारा आतंकवाद और हिंसक जो उग्रवाद है उससे मुकाबला करने के लिए दोनों देशों ने एक रूपरेखा तैयार की थी, और वही उस रूपरेखा को कनाडा ने ही तोड़ा और वो आतंकवाद को क्या कर रहा है, समर्थन प्रदान कर रहा है। दोनों देशों ने 1994 में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि, जो कि 1998 में लागू भी हो गई थी, और 1987 में प्रत्यार्पण संधि पर भी हस्ताक्षर किए थे। आतंकवाद निरोध पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना 1997 में की गई थी कि हम क्या करेंगे, आतंकवाद का निरोध करेंगे, जो कि ये जो संधि है इसका ये पार्ट कभी भी कनाडा ने पूरा नहीं किया। आतंकवाद निरोधी मुद्दे पर विशेष रूप से आतंकवाद निरोध पर संयुक्त कार्य समूह के ढांचे के माध्यम से पर्याप्त भागीदारी यहाँ पर दोनों देशों ने दिखाई थी। भारत इसके लिए प्रतिबद्ध शुरुआत से रहा, लेकिन कनाडा कभी भी नहीं रहा। तो यहाँ पर हमने संबंधों के बारे में देखा, व्यापार के बारे में देखा, रक्षा क्षेत्र में क्या संबंध है इनके बारे में जाना, शिक्षा, प्रवासी हमारे जो संबंध कैसे हैं इनके बारे में जाना, सारी डिटेल हमने कनाडा के साथ देखी। लेकिन अगर हमारे उच्चायुक्त वापस आ गए हैं तो इसको हम क्या मानते हैं कि हमारे राजनयिक संबंध खत्म हो गए हैं। तो इससे इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, जो कि जॉब्स के सेक्टर में देखने को मिल चुका है। कनाडा ने विदेशों को बाहर कर दिया और बोला कि आप वापस इंडिया चले जाओ, आपकी हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने डिस्कस किए। आपकी क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।